हाणे ॿुधायो आवाज़ अचे थो? स्टार्ट आहे अलाए अञा बि नथो अचे त ॿुधायो भा। माशाअल्लाह ठीकु आहे इशू हुयो थोड़ो लाइट जो वो सेट करे वरितोसीं। अचो त पढ़ूं था। What we are going to पढ़िंग today we are पढ़िंग what पढ़िंग photosynthesis। हाँ जी जी अभी देखें भाई हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़नी है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेस्ड है फोटोसिंथेसिस पर। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने कंप्लीटली कवर किया है। 1 मिनट पानी पी के दिखाऊं फिर पढ़ा रहा हूं। बस अच्छा आज हमें पढ़नी है फोटोसिंथेसिस। सेलुलर रेस्पिरेशन को हमने कंप्लीट किया है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट की मदद से ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं क्या? अपना फूड। और जो लाइट की मदद से अपना फूड प्रोड्यूस कर पाए उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ या उन्हें हम कहते हैं प्रोड्यूसर। और प्रोड्यूसर कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे, अलजी होगी और कुछ बैक्टीरिया जैसे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हैं, ये ऑटोट्रॉफ हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को बनाया जाएगा। तो मुझे बताएं फोटोसिंथेसिस कैटालाइटिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है या एनाबॉलिक रिएक्शन है? कैटाबॉलिक है, फूड को तोड़ने वाला है, या एनाबॉलिक है, कुछ जोड़ने वाला है? एनाबॉलिक है। सिंथेसिस हो रही है किसकी? ग्लूकोज की। एनाबॉलिक रिएक्शन उसको कहते हैं जिसमें सिंपलर कंपाउंड आपस में मिलकर एक बड़ा कंपाउंड बनाएं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएं। सिंपलर चीजें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हों। तो ग्लूकोज और H2O में से कॉम्प्लेक्स कौन है? CO2 और H2O। एंड ग्लूकोज में से कॉम्प्लेक्स कौन है? ग्लूकोज। तो ये दोनों सिंपलर हैं, ये मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस आपका एक कौन सा प्रोसेस हो गया भाई? एनाबॉलिक प्रोसेस। अच्छा मुझे बताएं एनर्जी ग्लूकोज में से रिलीज होगी या एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर होगी? फोटोसिंथेसिस में एनर्जी ग्लूकोज में स्टोर करेंगे, लाइट की एनर्जी स्टोर होगी। ऐसे सारे रिएक्शन जो सिंथेटिक रिएक्शन है जिनमें माइक्रो मॉलिक्यूल को जोड़ा जाए या सिंपलर मॉलिक्यूल को जोड़ा जाए उन्हें हम एंडरगोनिक रिएक्शन कहते हैं। एंडरगोनिक रिएक्शन, एनर्जी एब्जॉर्बिंग रिएक्शन, एनर्जी स्टोरिंग रिएक्शन। रेस्पिरेशन एंडरगोनिक होगा या एक्सरगोनिक होगा? एनर्जी रिलीज होगी ग्लूकोज से या ग्लूकोज में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? रिलीज होगी रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन एक्सरगोनिक है भाई। अच्छा एक और बात, अभी मुझे कौन बताएगा फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट कौन है? आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों रिएक्टेंट हैं। ये क्या हैं? रिएक्टेंट हैं। ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाएंगे, प्लस में ऑक्सीजन और वाटर भी बनेगा। अभी भाई एक बात सुनिए, क्या मैं ऐसे डेफिनेशन बताऊं फोटोसिंथेसिस की? Photosynthesis is a process in which autotrophic organism prepare their own food material, यानी ग्लूकोज प्रिपेयर करेंगे और साथ ही प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन एंड वाटर। ऑक्सीजन लाजमी प्रोड्यूस करेंगे किससे? CO2 और H2O से, क्लोरोफिल और लाइट की मदद से। यानी ये दो रिएक्टेंट होंगे, इन चीज़ों का होना ज़रूरी है, ये चीज़ें बनेंगी। तो ये आपके भाई ये क्या हो गए? ये हो गए आपके प्रोडक्ट। ये आपके हो गए प्रोडक्ट, ग्लूकोज CO2, ग्लूकोज H2O और
ऑक्सीजन प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक काम के प्रोडक्ट होते हैं और एक जो है वेस्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं। जो वेस्ट वाले प्रोडक्ट होते हैं, यहाँ पे जो वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं, इनको हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों को हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट। और जो काम का प्रोडक्ट है, ये वाला जो मेन है, बिल्कुल फाइनली जिसके लिए ये रिएक्शन किया गया है, वो ये रिएक्शन है ग्लूकोज का बनाना, लास्ट में यही बनता है, तो इसको हम कहते हैं एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो एंड प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट के टाइप हैं। ये लास्ट में बनता है, फाइनल यही बनता है, इसको हम एंड प्रोडक्ट कहते हैं। और ये CO2 H2O और जो ऑक्सीजन है, ये बीच में इधर उधर बन जाएंगी। जैसे वाटर यूज होगा, बचेगा तो ऑक्सीजन या वाटर, देखते हैं हम कैसे यूज होंगी, तो ये बाय प्रोडक्ट हो गए। अभी मैं काम की बात बताने जा रहा हूं। ये रिएक्टेंट हो गए, वो प्रोडक्ट हो गए। ये मैं इसको थोड़ा मैं इरेज कर लूं। कुछ चीजें मुझे आप बतानी है आपको मुझे। ये मैं साफ इसीलिए कर रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो आपको कहीं पर भी। अभी बताते जाएं मुझे। भाई एक ग्लूकोज में कितने कार्बन? 6। तो 6 कार्बन के लिए आपको कितने CO2 चाहिए? मिनिमम में मिनिमम 6। एक CO2 में 6 कार्बन, एक CO2 में 12 ऑक्सीजन। सही बात है, सॉरी, एक CO2 में 1 कार्बन, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन। एक CO2 में 1 कार्बन होता है, कार्बन कितने? 1, और ऑक्सीजन कितनी है? 2। तो यहाँ पे 6 CO2 हैं, तो 6 कार्बन और 12 ऑक्सीजन के एटम हो गए। ठीक हो गया। अब ये 6 CO2 चाहिए, मतलब 6 कार्बन आपके ये आ गए ग्लूकोज में। कार्बन कितने बचे? 6 में से 6 इस्तेमाल हुए, बाकी कितने बचे? कोई नहीं बचा। तो कार्बन आपके खत्म। ठीक है, मतलब ये हुआ ग्लूकोज को कार्बन देने वाला कौन? वाटर है कार्बन देने वाला या CO2? CO2। ओके। और दूसरा सवाल, ये जो ऑक्सीजन है 12 हैं 6 CO2 के पास, इन 12 में से ग्लूकोज के पास कितनी है भाई? 6। ग्लूकोज के पास कितनी हुई? 6। ये 6 आपकी ऑक्सीजन बच गई है, यहां पर 6 आपकी ऑक्सीजन ये बच गई है, मैंने सर्किल कर दी है, ये बच गई हैं। CO2 में से क्या क्या मिला ग्लूकोज को? कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, ये CO2 से मिली हैं। ठीक हो गया। हाँ ओके, यहां तक क्लियर है? कार्बन एंड ऑक्सीजन। यानी अगर मैं पूछूं आपसे, CO2 अगर कह रहा है मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, तो CO2 को क्या चाहिए वाटर से ग्लूकोज बनाने के लिए? ओनली एक चीज बताएं, चाहिए भी एक चीज। कौन सी चीज चाहिए? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इसको देगा, तो ये CO2 कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। क्या मैं कह सकता हूं कि जो ग्लूकोज है वो रिड्यूस्ड CO2 है? CO2 की रिडक्शन होगी तो ग्लूकोज बनेगा। CO2 को हाइड्रोजन मिलेंगे तो ग्लूकोज बनेगा। तो मुझे बताएं, ये ग्लूकोज आपका क्या हो गया? आपका हो गया रिड्यूस्ड CO2। रिड्यूस CO2 का मतलब CO2 के साथ हाइड्रोजन जोड़ दें। और हाइड्रोजन किसने दिए भाई? किसने दिए? वाटर ने दिए। तो वाटर आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। क्या हो गया? वाटर रिड्यूसिंग एजेंट, CO2 को रिड्यूस करने वाला एजेंट। खुद क्या हुआ? वाटर, खुद वाटर टूटेगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, तो खुद वाटर की होगी ऑक्सीडेशन। खुद की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब वाटर का टूटना। और यही वाटर, ऑक्सीडाइज्ड वाटर, अपने हाइड्रोजन देगा CO2 को। तो मुझे बताएं, हाइड्रोजन डोनर कौन हो गया? हाइड्रोजन डोनर कौन हो गया? H2O। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? H2O।
रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? H2O। रिड्यूस्ड कौन होगा? CO2। ग्लूकोज रिड्यूस होकर कौन बनाएगा? CO2। ओके सर, मैं फिर लौट आता हूं अपनी बात पर। हम कहाँ थे? हम यहाँ थे कि CO2 में से कार्बन 6 के 6 इस्तेमाल हो गए और ऑक्सीजन 12 में से 6 इस्तेमाल हुए हैं, 6 बच गए हैं। वाटर पे आते हैं भाई। वाटर आपके पंजाब टेक्स्ट में 6 वाटर यूज किए हैं, उसने 12 भी किए हैं, हमने 12 यूज किए हैं इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सभी बुक्स में 12 यूज होते हैं। 12 क्यों होते हैं मैं बता रहा हूं आपको। तो 12 वाटर हैं। एक वाटर में भाई, एक वाटर में एक H2O में हाइड्रोजन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितनी? 1। अगर 2 वाटर हैं तो हाइड्रोजन 4। अगर 12 वाटर हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने बन गए? 24 और ऑक्सीजन कितने बन गए? 12। ये बात क्लियर है? तो यहां आपके पास क्या क्या है? 12 आपके पास हाइड्रोजन है और 12 आपके पास ऑक्सीजन है। इन 12 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन आपको ग्लूकोज में चाहिए? कितने चाहिए? 12, सॉरी 24 हाइड्रोजन है ना भाई, 24 हाइड्रोजन है। 12 वाटर में 24 हाइड्रोजन आपको चाहिए। कितने? 12। तो आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 12 हाइड्रोजन बच गए। 12 हाइड्रोजन वाटर में, ग्लूकोज में 12 हाइड्रोजन बच गए। और ये ऑक्सीजन आपकी, ये जो ऑक्सीजन है कितनी है? H2O में 12। ये 12 की 12 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन प्लस दूसरी ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएंगी। कौन बताएगा? 2 ऑक्सीजन मिलकर एक ऑक्सीजन बनाएंगी, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन मिलकर एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनाएंगी। तो मुझे बताएं 12 ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन बनेगी? कितनी ऑक्सीजन बना सकते हैं ये? 12 ऑक्सीजन के एटम कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बना सकते हैं? आप कहेंगे सर सीधी बात है, क्यों टेंशन ले रहे हैं, ये 6 ऑक्सीजन बनाएंगे, ठीक है ना, 6 ऑक्सीजन बनाएंगे। तो मैं पूछूं ये जो ऑक्सीजन है ये रिलीज होगा, प्रोड्यूस होकर एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, और ये जो एटमॉस्फेयर वाला ये यूज करेंगे हमारे एरोबिक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि हम एनिमल, बैक्टीरिया और खुद प्लांट ही यूज करेंगे रात को, क्योंकि रात को ऑक्सीजन प्लांट के पास प्रोड्यूस नहीं होती। तो ये जो ऑक्सीजन है किससे मिला? वाटर से मिला या CO2 से मिला? कमेंट में लिखें। आप कहेंगे सर ये मिला H2O से, ठीक है। अभी क्या क्या बच गया है आपके पास, बताएं। ये वाटर किससे बनेगा? कौन कमेंट में बताएगा? इस वाटर में हाइड्रोजन किसके होंगे? आप कहेंगे सर वाटर के, कार्बन डाइऑक्साइड में होता ही नहीं। और इस वाटर में ऑक्सीजन किसके होंगे? आप कहेंगे सर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे 12 थे, 6 यूज किए हमने, 6 बच गए हैं। तो आए भाई, ये 6 आपके पास ऑक्सीजन बचे हुए हैं, 6 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, और ये 12 आपके पास हाइड्रोजन बचे हुए हैं। तो 12 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये मिलाकर आपका बनाएंगे H2O। कितने H2O बनेंगे? 6। 12 हाइड्रोजन है, ये आपके 12 हाइड्रोजन और ये 6 ऑक्सीजन दोनों ने इकट्ठा होकर ये आपका बना लिया वाटर। अभी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। सवाल ये है कि वाटर जो रिलीज होता है स्टोमेटा से उसको हम ट्रांसपैरेशन कहते हैं। ये ट्रांसपैरेशन क्यों ज़रूरी है? आप कहेंगे सर फोटोसिंथेसिस होती है लीफ में, लीफ पतला पार्ट है, जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा, इसीलिए उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जितना वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट उतना नहीं लेगा, उससे ज़्यादा लेगा, और जो वाटर बचेगा वो वाटर रिलीज करेगा, उसको हम ट्रांसपैरेशन कहेंगे। मतलब वाटर एक्स्ट्रा लेगा, प्लांट एक्स्ट्रा लेगा, और जो वाटर बच जाएगा उसे प्लांट रिलीज करेगा। इस रिलीज को ट्रांसपैरेशन कहेंगे, और ट्रांसपैरेशन के थ्रू कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, प्लांट के बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, फोटोसिंथेसिस सही तरीके से होगी। अगर भाई टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? फोटोसिंथेसिस के एंजाइम सही काम करेंगे? नहीं काम करेंगे। अभी यहाँ तक हमने क्या सीखा? इक्वेशन बैलेंस की है, वाटर फोटोसिंथेसिस के जनरल टर्म्स यूज किए हैं। अभी मुझे बताएं फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं? कमेंट में बताएं जल्दी।
रिडॉक्स है कि नहीं? रिडॉक्स है। अगर मैं पूछूं बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस है वो रिडॉक्स रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? बेसिकली, प्राइमरली फोटोसिंथेसिस क्या है? आप कहेंगे प्राइमरली फोटोसिंथेसिस रिडक्शन है। फोटोसिंथेसिस का मतलब है ग्लूकोज का बनना, और ग्लूकोज किसका रिड्यूस्ड फॉर्म है? CO2 का। तो प्राइमरली एनाबॉलिक प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है, मगर उसमें वाटर की ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो ऑक्सीडेशन भी है, रिडक्शन भी है, पर बेसिकली प्राइमरली इसेंशियली ये रिडक्शन है। बेसिकली प्राइमरली इसेंशियली ये रिडक्शन है, इन जनरली ये रिडॉक्स है, यानी रिडक्शन की भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। ऑक्सीडेशन सेकेंडरी प्रोसेस है, जो प्राइमरी प्रोसेस है वो रिडक्शन है। रेस्पिरेशन के बारे में पूछूं कि रेस्पिरेशन रिडॉक्स है या ऑक्सीडेशन? भाई रिडॉक्स है। अगर मैं पूछूं प्राइमरली, बेसिकली, इसेंशियली रेस्पिरेशन क्या है, तो आप कहेंगे फूड का तोड़ना यानी ऑक्सीडेशन है। सही है भाई। फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट हैं, फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट हैं वो रेस्पिरेशन के रिएक्टेंट हैं। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, अपोजिट हैं। देखें, ग्लूकोज वहां पे यूज होगा एज अ रिएक्टेंट और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये यहाँ पे प्रोडक्ट हैं। और जब ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज टूट कर CO2 और H2O प्लस में एनर्जी में कन्वर्ट, एनर्जी लिबरेट होती है वहां पर। यहाँ पे एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को स्टोर करेंगे हम, और CO2 और H2O मिल रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? अभी सर नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं हम। कुछ चीजें हमें, अच्छा एक और बात समझें। साइंटिस्ट था, उसका नाम था वॉन नील नाम का साइंटिस्ट था। उसने एक हाइपोथेसिस दिया। उसने कहा भाई मैंने ऑब्जर्व किया है बैक्टीरिया के अंदर। क्या ऑब्जर्व किया है उसने बैक्टीरिया के अंदर? वो कह रहा है कि जो बैक्टीरिया हैं वो CO2 के साथ H2O नहीं H2S इस्तेमाल कर रहे हैं, और CO2 और H2S से क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं C6H12O6 प्लस में रिलीज कर रहे हैं सल्फर। ठीक है ना? तो उसका ये कहना था कि जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है, कौन बताएगा कमेंट में कि प्लांट अल्जी फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज करते हैं या H2S यूज करते हैं? आप कहेंगे सर वाटर यूज करते हैं। तो भाई प्लांट और अल्जी वाटर यूज करते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो कुछ बैक्टीरिया क्या करती हैं? वाटर की जगह H2S यूज करती हैं। हमने पढ़ा है अगर ये H2O नहीं H2S होता तो मुझे बताएं ये एस सल्फर कहाँ पे होती? ग्लूकोज में सल्फर होती या इस ऑक्सीजन की जगह सल्फर होती? कमेंट प्लीज। आपने कहा सर ऑक्सीजन की जगह सल्फर होती। क्यों भाई? क्योंकि ये वाटर में सल्फर है, वाटर की जगह सल्फर है, तो ये सल्फर निकल। तो इस साइंटिस्ट ने कहा मेरा हाइपोथेसिस है प्लांट जो CO2 और H2O यूज करते हैं और वही ग्लूकोज बनाते हैं, तो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की है, और जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलती है वो H2O की है। ये इसका हाइपोथेसिस था भाई। ये इसका क्या था? हाइपोथेसिस था। एक साइंटिस्ट आया, ये हाइपोथेसिस इसने वॉन नील ने 1930 में दिया। कहाँ पे? 31 लिखा हुआ है पर 1930 पंजाब टेक्स्ट की लाइन है। 1930 में इसने ये हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस थ्योरी और लॉ का आपको पता होना चाहिए कि हाइपोथेसिस एक पर्सनल स्टेटमेंट है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। और इसने ये ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया ये कर रहे हैं तो हमारे प्लांट में ऐसा हो रहा होगा, और ये उसकी स्टेटमेंट है, ये उसका हाइपोथेसिस है कि प्लांट O2 रिलीज करते होंगे और
क्योंकि वो वाटर यूज करते हैं और जो O2 रिलीज करते हैं वो वाटर की है, जो ग्लूकोज में ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड की होनी चाहिए। ये उसका हाइपोथेसिस था। इस हाइपोथेसिस को 10 साल बाद 1940 में प्रूव किया गया। 1940 में इस हाइपोथेसिस को क्या किया गया, इस हाइपोथेसिस को किया गया प्रूव। और इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के का क्या तरीका था, सुने। इस हाइपोथेसिस को भाई प्रूव करने का ये तरीका था, साइंटिस्ट ने क्या किया, CO2 लिया और H2O लिया। जो H2O थी उनमें जो ऑक्सीजन थी वो O18 हैवी ऑक्सीजन बनाई, आइसोटोप किया ऑक्सीजन को। अब एक प्लांट को दिया, उस प्लांट को यही वाटर मिलना था, कौन सी ऑक्सीजन वाला, O18 वाला, और कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी ऑक्सीजन वाली, नॉर्मल ऑक्सीजन O16 वाली। ये O16 नॉर्मल ऑक्सीजन है। अब मुझे कमेंट में बताएं, मुझे पढ़ाना नहीं है, ये आपसे पूछना है। अगर ये नॉर्मल ऑक्सीजन कंटेनिंग CO2 दे दें और हैवी ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर दे दें तो मुझे बताएं ये जो हैवी ऑक्सीजन है आपको कहाँ पे मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, ग्लूकोज में मिलेगी हैवी ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 में लिख रहा हूँ, या इस ऑक्सीजन में 2 की जगह पे मिलेगी। क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं सर इस ऑक्सीजन ये जो है ये हैवी होनी चाहिए थी। ओके, यही हुआ एक्सपेरिमेंट में, यही हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है हैवी वो कहाँ पे मिली, एज अ बाय प्रोडक्ट। कंफर्म हो गया भाई, वाटर ऑक्सीजन दे रहा है, जो रिलीज हो रही है, ग्लूकोज को वाटर ऑक्सीजन नहीं दे रहा। जो ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिल रही है वो दरअसल कौन दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। एक और बात, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया गया, CO2 और H2O में से जो ऑक्सीजन है O18 वो बनाई गई किसकी, CO2 की, और वाटर की जो ऑक्सीजन रखी गई वो कौन सी रखी गई, नॉर्मल मतलब O16, मतलब ए नॉन आइसोटोपिक। ये आइसोटोप की गई, इसको लेबल दिया गया, इसको हेवी किया गया। अब बताएं अगर ये एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, इस प्लांट को, एक प्लांट के ग्रुप को नॉर्मल वाटर दें, मतलब नॉर्मल ऑक्सीजन कंटेनिंग वाटर दें और CO2 हैवी दे दें, तो मुझे बताएं जब वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये हैवी ऑक्सीजन कहाँ पे मिलनी चाहिए। वॉन नील के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन CO2 वाली हैवी है तो ये हैवी अब 1 में मिलनी चाहिए, 2 में नहीं, 2 में नॉर्मल होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों भाई 2 में नहीं, क्योंकि आप कहेंगे सर ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, ये वाटर से बनती है और वाटर में आपने नॉर्मल ऑक्सीजन रखी है, तो वो प्रोडक्ट में नॉर्मल होनी चाहिए, और ये CO2 वाली ये ग्लूकोज में हैवी होनी चाहिए। अगर CO2 में हैवी नाइट्रोजन है तो भाई वॉन नील का हाइपोथेसिस क्या है, सही है या गलत है, कमेंट करें तो मैं आगे चलूं। सही है भाई, सही है, ये प्रूव हो गया, अब लॉ है, अब ये लॉ है, अब ये हाइपोथेसिस नहीं रहा, ये प्रूव हो गया। वॉन नील ने जो भी कहा था सही कहा था। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा आप सब में से कि जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो CO2 और मैं कह रहा हूँ कि CO2 से और ऑक्सीजन से मेजर किया जाएगा, वाटर से मेजर नहीं किया जाएगा। क्यों वाटर से इसलिए मेजर नहीं किया जाएगा, प्लांट बहुत वाटर लेते हैं और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो रिलीज करते हैं। कैसा पता चलेगा कि आपने वाटर कितना लिया है, ठीक है ना, वाटर से पता नहीं चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कितनी हुई है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कैसे पता चलेगा कितनी फोटोसिंथेसिस हुई है। मुझे बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड के कंज्यूम करने यानी इन करने के फिक्स करने से पता चलेगा या आउट यानी रिलीज करने से पता चलेगा। आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड के कंज्यूम करने यानी इन करने से पता चलेगा। जितनी प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करेंगे यानी इन करेंगे तो मतलब उतना फोटोसिंथेसिस तेज है, क्योंकि CO2 एज अ रिएक्टेंट यूज होता है, प्लांट लेते हैं, तो बाहर से अंदर जितनी फोटोसिंथेसिस प्लांट ले रहे हैं मतलब उतना रेट ज्यादा है। और ऑक्सीजन इन करने से पता चलेगा या ऑक्सीजन आउट करने से पता चलेगा। आप कहेंगे सर रेस्पिरेशन होती तो ऑक्सीजन इन करने से पता चलता, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस है, तो फोटोसिंथेसिस में जितनी फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी उतनी ऑक्सीजन ज्यादा आउट होगी। तो CO2 के कंज्यूम होने से और ऑक्सीजन के प्रोड्यूस होने से आपको पता चलता है क्या, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ? ओके सर,
ओके सर, आगे चलते हैं अभी। ये भाई फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ चीजें हमने पढ़ी। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, वो चीज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। मुझे बताएं रोल वाटर का और रोल CO2 का। मैंने पढ़ा लिया है, बिल्कुल बिल्कुल बीच बीच में मैंने सारा पढ़ा लिया है, बस आपसे पूछना है मुझे रोल। आप कहेंगे सर हाइड्रोजन डोनर है, आप कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट है ना, रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसको रिड्यूस करेगा, मतलब इसको हाइड्रोजन देगा। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला है, आप कहेंगे सर ट्रांसपायरेशन में भी ये जाएगा, कूलिंग इफेक्ट भी ये करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर ये बनाएगा। और आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन में टूटेगा, फोटोलाइसिस होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज होगा, वहां पे ATP बनेगी और NADPH+H बनेगी। ये चीजें आपको ETC में पढ़नी है। ये वाटर का रोल है। और CO2 का रोल पूछूं तो CO2 क्या क्या दे रहा है, कार्बन भी दे रहा है और ऑक्सीजन भी दे रहा है। खाली हाइड्रोजन की नीड पड़ेगी, हाइड्रोजन मिलेगी तो ये आपका सारा ग्लूकोज बन जाएगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन कौन दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाएगा। CO2 कहाँ से मिलेगा भाई, CO2 जो है एटमॉस्फेयर से मिलेगा। और एटमॉस्फेयर से कौन CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, स्टोमेटा एब्जॉर्ब करेंगे, स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू अंदर आएगा। अब मुझे कौन बताएगा प्लांट के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, कौन सी जगह पर फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट में, कौन सा सेल का नाम क्या है, मीजोफिल सेल। जनरली भाई फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, जो भी ग्रीन पार्ट्स हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी, पर प्राइमरली जो जगह है फोटोसिंथेसिस की वो लीफ है। और लीफ में दो रीजन होते हैं, आपको पता होना चाहिए लीफ के रीजन। लीफ में एक होती है एपिडर्मिस, एक होती है एपिडर्मिस, ठीक है ना, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ये भी ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई, ये भी एपिडर्मिस। ये लीफ है आपका, लीफ को आपने यहाँ से काटा और यहाँ से देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, तो एक अपर लेयर नजर आएगी ऊपर से और एक नीचे से। ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और ये नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस में आप ऐसे किडनी टाइप गार्ड सेल देखेंगे जिनके बीच गैप होंगे, उन गैप्स को आप कहेंगे स्टोमेटा। तो इनको छोड़कर अगर बीच वाले सेल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं लीफ में, यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो कि ऊपर वाली साइड में बहुत ज़्यादा होते हैं और आपस में मिले हुए होते हैं, उनके बीच स्पेस नहीं होती, कंपैक्टली अरेंज होते हैं। और जबकि नीचे वाले जो सेल्स होते हैं उनके बीच स्पेस होती है। ये देखें, इनके बीच स्पेस है और इनके बीच स्पेस नहीं है। तो बहरहाल अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को छोड़कर बीच में जो सारे कंपैक्ट और स्पंजी सेल्स हैं उनको हम कहेंगे कौन से सेल, उनको कहेंगे मीजोफिल सेल। क्या कहेंगे, मीजोफिल सेल कहेंगे। ये बात क्लियर है आपकी, यहां तक क्लियर है? हाँ ओके। तो मीजोफिल के दो टाइप हैं। मीजोफिल कौन से हो गए, बीच वाले। अब एक मीजोफिल हैं जो ऊपर वाले हैं, जो कंपैक्टली अरेंज हुए हैं, इनको आप कहेंगे पेलिसेड मीजोफिल, पेलिसेड मीजोफिल। और जो नीचे वाले हैं जिनके बीच स्पेस है, जो स्पंजिस लाइक हैं, उन्हें आप कहेंगे स्पंजी मीजोफिल। मीजो मतलब बीच वाले, फिल मतलब लीफ। स्पंजी मतलब लूजली अरेंज, स्पंज लाइक, पोरीफेरा लाइक, बीच में इनके बीच स्पेस है। कौन बताएगा भाई लोअर साइड में स्पंजी मीजोफिल सेल क्यों है, ऊपर की तरफ क्यों नहीं थे? आप कहेंगे सर नीचे स्टोमेटा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, वाटर बाहर निकलेगा ट्रांसपैरेशन के थ्रू। तो इन चीज़ों के एक्सचेंज करने के लिए नीचे स्पंजी सेल सही हैं, बीच में स्ट्रीट होनी चाहिए, गलियां होनी चाहिए, रास्ते होने चाहिए, इसीलिए ये इनके बीच स्पेस है।
इसका मतलब ऊपर स्टोमेटा नहीं होते भाई, ऊपर क्यूटिकल लेयर होती है और नीचे नहीं होती। अगर स्टोमेटा ऊपर से होते तो स्टोमेटा हमेशा खुले रहते और हमेशा खुले रहते, क्योंकि ऊपर से ज़्यादा लाइट पड़ती, ज़्यादा लाइट पे स्टोमेटा खुल जाते तो एक्स्ट्रा वाटर जो है लॉस हो जाता और लीफ मुरझा जाता और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। ठीक है ना। तो नीचे स्टोमेटा इसीलिए रखे गए हैं क्योंकि इनडायरेक्टली लाइट का यूज पड़े, असर पड़े स्टोमेटा पे, और स्टोमेटा खुलने और बंद होने में अपना कोई सिस्टम रोल प्ले कर सकें, टाइम पे खुलें टाइम पे बंद हो जाएं या नॉर्मल कंडीशन में खुलें। अच्छा, एक और बात करनी है आपसे कि ये मीजोफिल सेल है, इन मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा। अब मुझे बताएं, ऊपर से क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है, डार्क ग्रीन नज़र आता है, लीफ ऊपर से ज़्यादा ग्रीन नज़र आता है और नीचे से लाइट नज़र आता है, क्यों भाई? लीफ को आप देखेंगे नीचे से लाइट है, ऊपर से डार्क ग्रीन है। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, ऊपर नंबर ऑफ मीजोफिल सेल ज़्यादा हैं। अभी भाई पंजाब कहता है 20 से या 40 से लेकर 60 क्लोरोप्लास्ट पर सेल होते हैं फेडरल, और पंजाब कहता है 20 से लेकर 100 तक क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल। तो जिस बात को आप मान लें, मेरे ख्याल में पंजाब को ज़्यादा मानना चाहिए, 20 से 100 क्लोरोप्लास्ट पर सेल। तो देखें क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगी, तो मुझे बताएं नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऊपर, नंबर ऑफ मीजोफिल ऊपर ज़्यादा है या नीचे? नंबर ऑफ मीजोफिल ऊपर ज़्यादा है तो क्लोरोप्लास्ट भी ऊपर ज़्यादा होंगे। यहाँ पे एक सेल है तो वहाँ पे 2 सेल, यहाँ पे 2 सेल हैं तो वहाँ पे 4 सेल। तो ऊपर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है तो क्लोरोफिल भी ज़्यादा है, इसीलिए क्लोरोफिल के ज़्यादा होने से यहाँ पे डार्कनेस है और यहाँ पे थोड़ी लाइटनेस है। ओके, लीफ में आप देखना ये कंडीशन होगी। अच्छा, फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? इस मीजोफिल सेल। इस मीजोफिल सेल को निकाल कर हम देखें कि इस मीजोफिल में वैक्यूल होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। क्लोरोप्लास्ट को अगर हम निकाल लें तो क्लोरोप्लास्ट में एक थैलाकॉइड जगह होगी और एक स्ट्रोमा होगा। अभी मुझे बताएं, जो CO2 हम अंदर लेंगे, CO2 जो हम अंदर लेंगे वो कहाँ पे आके स्टोर होगी? आप सभी को पता है भाई, स्ट्रोमा में, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन में यूज होती है ना, डार्क रिएक्शन में यूज होती है। और डार्क रिएक्शन आप सभी को पता है कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। अच्छा, वाटर की बात करें तो वाटर का, यहाँ पे मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, तो वाटर की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगी? आप कहेंगे सर रूट वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, रूट जो है जाइलम को देगी, जाइलम रूट से, स्टेम से, ब्रांच से फाइनल पहुंच जाएगा लीफ तक, और लीफ में ये पानी जाएगा एक सेल के पास जिसको कहेंगे मीजोफिल, और मीजोफिल सेल में ये पानी जाएगा थैलाकॉइड में, और थैलाकॉइड में एक जगह होती है थैलाकॉइड के अंदर जिसको हम कहते हैं, थैलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन, वहाँ पे स्टोर होगा। ये वाटर यहाँ पे स्टोर होगा ल्यूमेन में, क्यों? क्योंकि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स हैं, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर कर वाटर को तोड़कर लाइट का रिएक्शन किया जाएगा। हेलो नहीं, यहाँ पे ये रिएक्शन किया जाएगा, लाइट रिएक्शन। इसका मतलब वाटर जो है आपका लाइट रिएक्शन में यूज होगा और जो CO2 है वो डार्क रिएक्शन में यूज होगा। ये चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, पिगमेंट और लाइट का क्या रोल है। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफ़ी है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके ओके।